नुकसान क्या है कि उन्होंने इस देश के उद्योग धंधे लगातार नष्ट किए। वो जो 400-500 साल का पीरियड है उसमें हमारे उद्योग धंधे पनप नहीं पाए। अपने भारत के उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, अपने भारत की इकोनॉमी, कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हमारे भारत का तंत्र, हमारे भारत के गुरुकुलों से लेकर, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, मंदिरों से लेकर, कृषि व्यवस्था से लेकर, जल व्यवस्था से लेकर, आवागमन की व्यवस्था से लेकर सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। तो कई बार लोग मुगलों का महिमा मंडन करते हैं, यही आंकड़े दिखाकर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो औरंगजेब के समय तक तो जीडीपी बहुत अच्छी थी। कुछ लोग कहते हैं ना कि औरंगजेब के समय जीडीपी बहुत अच्छी थी, ये तो औरंगजेब के समय की जीडीपी है। ये औरंगजेब के समय की जीडीपी नहीं है, ये औरंगजेब से पहले भारत के सनातन धर्म की जीडीपी है, सनातन की शक्ति है। अंग्रेजों के समय में तो ये लगातार कम हुई है, उन्होंने तो नष्ट करने का काम किया है। कहीं किसी को जमीन की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा कि जितने सोने के सिक्के रखोगे, जितनी जगह में सिक्का आएगा उतनी जगह में आपको मिल जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं 2 दूनी 4 स्क्वायर इंच, लगभग 2 इंच का डाया होता है एक सिक्के का, 3 इंच का लगा लीजिए, 3 तिया 9 स्क्वायर इंच जमीन। आज एक सिक्का उस समय 120 ग्राम का होता था, तो 1.25 लाख रुपए का आप कीमत का अंदाजा लगाइए पर स्क्वायर फीट कितना पड़ता है। तो इतनी जमीन खरीदने की हिम्मत रखने वाले जगत सेठ अपने भारत में होते थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। अब आजादी से पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संसद बनाकर, कानून बनाकर हमें खूब लूटा। कितना लूटा? 1941 में 219 टन चांदी वो भारत से बाहर भेज रहे थे, और उससे पहले कितने टनों सोना चांदी वो भारत से बाहर भेज चुके होंगे, आप उसका कल्पना कीजिए। अब आजादी के बाद 1947 तक यदि मैं बात करूं तो 1947 तक, 1940 तक केवल 55 विदेशी कंपनियां भारत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 8 कंपनियां और 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में व्यापार करती थी। 1940 में उनकी संख्या 55 हो गई। 1952 में उनकी संख्या, अंग्रेज 1947 में देश को छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने तंत्र को चलाने के लिए, भारत को लूटने के लिए उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। पहले तलवार और तोप और बंदूक के बल पर शासन करके लूटते थे, फिर उन्होंने कंपनी बनाकर लूटना शुरू किया। 1952 में, 1947 में एकाएक कंपनियों की संख्या बढ़ी और 1952 आते आते 701 कंपनियां भारत में व्यापार के नाम पर लूटमार करने लगी। 1972 में 740 कंपनियां हो गई, 1977 में 1136 कंपनियां हो गई, 2008 में 2500 कंपनियां हो गई, और आज 2022 में 12,458 विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार के नाम पर लूटमार करने का काम कर रही हैं। कैसे लूटती हैं आप अंदाजा लगाइए। कोलगेट नाम की एक कंपनी 1937 में केवल 1.5 लाख रुपए लेकर आई, 1.5 लाख रुपए लेकर आई, और आज वो कोलगेट नाम की कंपनी लगभग 4,500 करोड़ रुपए हर साल अपने देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। और मैंने आपको परसों बताया था कि ये कोलगेट नाम की कंपनी केवल पैसे नहीं निकालती, ट्राइग्लोजन नाम का एक कैंसर कारक तत्व है, उन कैंसर कारक तत्वों को भी उसके अंदर मिलाती थी। और दूसरे के साथ साथ हमारे आयुर्वेद की और स्वच्छता की परंपरा को तोड़ने के लिए उन्होंने भ्रम फैला दिया कि दांतों के अंदर, दांतों के लिए तो नीम बुरा है, कीकर बुरा है, चारकोल बुरा है, आयुर्वेदिक कोई भी प्रोडक्ट है वो बुरा है, और उन्होंने गलती से हमें ब्रश करना सिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हर गांव में, हर घर में दांत की बीमारी है या नहीं है? और आप किसी पुराने व्यक्ति को देख लीजिए, गांव में चले जाइए, जिसने कभी कोलगेट नहीं की और जो केवल दातुन करता है, ऐसा 100 साल का आपको बुजुर्ग राजस्थान के गांव में आज भी मिल जाएगा, जिसके 32 के 32 दांत सकुशल है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कोलगेट केवल 1.5 लाख रुपए लेकर 1937 में आई। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 में केवल 24 लाख रुपए की पूंजी लेकर आई, और आज 45,000 करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। ऐसे ही बाटा इंडिया 1931 में केवल 70 लाख रुपए की पूंजी लेकर आई, और आज वो हजारों करोड़ रुपए, हमारे लगभग 1700 करोड़ रुपए आज हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। जॉनसन एंड जॉनसन 1957 में केवल 24 लाख रुपए की पूंजी लेकर आई, और आज जॉनसन एंड जॉनसन, सामने आपको डाटा दिखाई दे रहा होगा, जॉनसन एंड जॉनसन
हजारों करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेती है। और केवल पैसा नहीं निकालती, अभी थोड़े दिन पहले जॉनसन एंड जॉनसन की एक खबर आई थी, आपने सुनी थी? जॉनसन एंड जॉनसन का एक तो बेबी पाउडर है, बेबी पाउडर के ऊपर जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक पदार्थ होता था, उसके कारण पहले उसके ऊपर यूरोप में, यूके में, अमेरिका में बैन लगाया गया। 3600 मुकदमे उसके ऊपर दायर हुए और 32,000 करोड़ का उसके ऊपर अमेरिका की एक कोर्ट में जुर्माना लगाया गया। मतलब ये कंपनियां केवल व्यापार नहीं करती, बीमार भी बनाती है, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती हैं। मैंने कोलगेट के बारे में बताया, वो कैंसर कारक तत्व तो मिलाती थी। जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर तो बैन लग चुका। ऐसे ही फिलिप्स 1956 में केवल 10 लाख रुपए लेकर आई और 1974 में कुछ साल बाद 10 लाख तो लाई, 10 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में अपने मूल देश हॉलैंड में भेज दिए। फिलिप्स के बारे में मैंने बताया। अब अगर मैं फाइजर की बात करूं तो 5 लाख रुपए फाइजर लेकर आई और पहले ही साल 5 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में अपने देश से बाहर भेज दिए। तो विदेशी कंपनियां ऐसे करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले भारत में जिनके कूले बदले जाते हैं ना, आप में से किसी जानकार व्यक्ति के कूले बदले गए? हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं जिसको। वो जो कूले बदले जाते हैं उसमें डॉक्टर कमीशन लेकर ये कहता है कि सबसे अच्छे हिप्स केवल विदेशी कंपनी के आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन के आते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने 2003-04 से लेकर 2013-14 तक जो आर्टिफिशियल हिप्स बेचे, जो मेटल के बने हुए थे, उनके अंदर से जहरीली मेटल का रिसाव होने से, देखिए हिप रिप्लेसमेंट की कितनी बड़ी सर्जरी होती है, पूरा कट लगाया जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट किसका होता है? 60 साल से ऊपर वाले का होता है। उसकी जल्दी से रिकवरी नहीं होती, बहुत पेन में वो रहता है, बेड के ऊपर उसको जीवन गुजारना पड़ता है, घर वालों की देखरेख करनी पड़ती है। लोगों ने महंगे पैसे देकर जॉनसन एंड जॉनसन के हिप्स लगवाए और हिप्स लगवाने के 2 साल बाद उन हिप्स के अंदर से वो इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि जहरीली मेटल का रिसाव होना शुरू हुआ, हड्डी गली, खून के अंदर जहरीली मेटल मिल गई और उन लोगों को दोबारा से जितना हिप रिप्लेसमेंट से पहले वो बीमार थे उससे कई गुना ज्यादा बीमार हो गए। कई सालों तक तो जॉनसन एंड जॉनसन मना करती रही, जैसे पाउडर के बारे में ना, पाउडर के बारे में 10 सालों से केस चल रहा है। वो कहती रही कि हमारे पाउडर के अंदर तो कोई कमी नहीं है। कोर्ट को खरीदने की कोशिश की, वकीलों को खरीदने की कोशिश की, मीडिया को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जो सच है वो सामने आया। अमेरिका में एक बहन ने लड़ाई लड़ी और पाउडर के बारे में प्रमाणित हुआ कि पाउडर के अंदर एस्बेस्टस है जो कैंसर पैदा करने का कारण बनता है और 32,000 करोड़ रुपए का जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया। वो जुर्माना कब लगा था? 2017 में लगा था। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में पाउडर की बिक्री बंद कब की? अब 2022 में की। मतलब 5 साल तक प्रमाणिक होने के बाद भी कि यह नुकसान करता है, भारत के लोगों को ये गलत चीजें बेचते रहे, बीमार करते रहे। ये जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर मुकदमे हैं। तो वो जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ उसको भी स्वीकार नहीं किया और हजारों व्यक्तियों को दोबारा सर्जरी की गई, दोबारा उनके ऊपर 8-9 इंच का कट लगाया गया। आप कल्पना करके देखिए कि कितना बड़ा दर्द उन्होंने झेला होगा। ये जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर एक मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ के जुर्माने हुए हैं, ऐसे 50 मामले हैं। मतलब 1 घंटे के भाषण की यदि बात करनी हो तो केवल जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर की जा सकती है। आपको यूट्यूब पर देखना हो तो आप देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के रूप में डिटेल में उसके ऊपर जो जुर्माना हुआ, जो मामला हुआ। एबोट लैब के नाम से एक कंपनी है, 1 लाख रुपए भारत में लेकर आई और पहले ही साल 23 लाख रुपए भारत से बाहर भेज दिए। मतलब 1 लाख रुपए की पूंजी की क्या भारत में जरूरत है? और 1 लाख रुपए लेकर कोई 23 लाख रुपए भारत से बाहर भेज दे तो आप इसको विदेशी कंपनियों की परोपकारिता कहेंगे, व्यापार कहेंगे या लूटमार कहेंगे? तो ये मैंने कुछ आपके सामने तथ्य तर्क रखे। और ये विदेशी कंपनियां केवल लूटमार नहीं करती, अपने देश की कोई स्वदेशी कंपनी है उसको मारने का काम भी करती है। मैं कुछ कंपनियों का नाम आपके सामने रखता हूं। लिम्का का नाम आपने सुना होगा, पहले ये स्वदेशी कंपनी थी लेकिन विदेशी कंपनी ने इसको किल कर दिया और किल करके इसको खत्म कर दिया। अंकल चिप्स का नाम आपने सुना होगा। आप कहेंगे अंकल चिप्स तो अभी भी आती है, लेकिन कहां रखी होती है? लेज की बगल में रखी होती है। अंकल चिप्स का मालिक कौन है? वही है जो लेज का मालिक है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि अंकल चिप्स को खरीद कर
उसको बंद क्यों नहीं किया? बंद इसलिए नहीं किया कि कंपटीशन में कोई स्वदेशी दूसरी ना आए। और अंकल चिप्स और लेज आप लें तो टेस्ट किसका अच्छा दिखता है? अंकल चिप्स का टेस्ट जानबूझकर इतना घटिया रखा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक बार ले ले तो उसको दोबारा नहीं खरीदे और उसके मन में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाए कि सबसे अच्छा टेस्ट है तो लेज का है। रणनीति को समझे? ऐसे ही ओके साबुन आता था, थम्स अप आता था, गोल्ड स्पॉट आती थी, माजा आती थी, इंदुलेखा नाम से साबुन आता था, सिबाका, रिमझिम, चंदिका, जैमिनी, सनफ्लावर, रथ, कारगिल, पता नहीं कितनी ऐसी कंपनियां थी जो स्वदेशी कंपनी थी, जो विदेशी कंपनियों ने लूट कर ली। तो ये मैंने थोड़ी सी विदेशी कंपनियों की लूट के बारे में बात की। ये जो कुछ कंपनियों का जो डाटा है, 5 साल की सेल की बात करेंगे तो, जैसे ड्रग्स की बात करूं तो ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं। जैसे कोविड की दवा बनाने वाली फाइजर और बायोटेक ने 6 लाख करोड़ रुपए की टोटल सेल की और 1,64,000 करोड़ रुपए केवल उनका प्रॉफिट रहा 1 साल का। ऐसे ही हुमेरा नाम की एक दवा है जिसकी फार्मा कंपनी है एफवी फार्मा, उसने पूरे 1 साल में 4,21,000 करोड़ की ग्लोबल सेल की है, पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। ऐसे ही मॉडर्ना की कुछ दवा है, कुछ वैक्सीन है, उसने 1,38,000 करोड़ की सेल की। ये जो एक एक दवा है, कैंसर से लेकर डायबिटीज से लेकर, एक एक दवा की सेल 4-4 लाख करोड़ रुपए है। जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी सेल 1 साल की सेल 7-7 लाख करोड़ रुपए है। और ये 7-7 लाख करोड़ रुपए इतने हैं कि ये जिस भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चाहें उसको खरीद सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, पूरे देश की संसद को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री किसी भी देश के जो अग्रणी नेता हैं उसमें सारे देश शामिल हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति भी सीधी टक्कर नहीं ले सकता। आज अपने देश में हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष को, आयुर्वेद को प्रमोट तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये फार्मा कंपनियां लूटमार करती हैं या व्यापार के नाम पर अत्याचार करती हैं, क्योंकि अपने देश को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलाने के लिए हमने WHO से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, IMF से लेकर बहुत से संस्थानों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। अब जॉनसन एंड जॉनसन 7 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती है, 1,56,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। फाइजर 6 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती है, 1,64,000 रुपए का उसका नेट प्रॉफिट 1 साल का है। अब ये 1,64,000 करोड़ रुपए कितना होता है? पतंजलि की सेल लगभग, पतंजलि आयुर्वेद की सेल लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए है मान लीजिए, तो उसका लगभग 10 गुना ज्यादा केवल उनका प्रॉफिट है। और उनकी सेल की बात करें तो उनकी जो सेल है वो 60 गुना ज्यादा है। FMCG कंपनियों की बात करूं तो अकेला हिंदुस्तान यूनिलीवर 47,000 करोड़ रुपए की सेल करता है, अपने देश के लोगों से पैसा निकाल लेता है। पेप्सिको की अगर मैं सेल की बात करूं, ग्लोबल सेल की बात करूं तो 5,96,000 करोड़ रुपए की सेल करता है। अगर मैं नेस्ले की भारत की बात करूं तो ये जो मिल्क पाउडर बनाती है ना नेस्ले, जो हर बच्चे को खिलाया जाता है, उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए की सेल कर देता है। 13,000 करोड़ रुपए अपने देश के लोगों की जेब से निकाल लेता है। कोलगेट भारत में लगभग 4841 करोड़ रुपए की सेल करता है। तो ये एक एक कंपनी का अलग अलग डाटा है। मैं यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो केवल 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 में 2,13,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने देश के लोगों की जेब से निकाल लिया। इतनी लूट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी लूट ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के बारे में हमने बात की। फार्मा के बारे में यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर फार्मा के नाम से एक बड़ी लूट होती है। फाइजर की, जॉनसन की मैंने आपसे बात की। भारत के अंदर कोरोना काल जब फैला तो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर हॉस्पिटल कम थे, डॉक्टर कम थे, नर्स कम थी, बेड कम थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम थे, वेंटिलेटर कम थे, दवाइयां कम थी। लोगों के अंदर जागरूकता, जिसको WHO जागरूकता बोलता है कि हाथ धोना आना चाहिए, ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, ये सब कम होते होते भी भारत और अमेरिका और यूरोपीय किसी भी देश से जो डेथ हुई कोरोना से, वो भारत में कम हुई या ज्यादा हुई? अब ये भारत में जो डेथ कम हुई वो क्यों हुई? क्योंकि भारत में आज भी आयुर्वेद का ज्ञान है, आयुर्वेद का विज्ञान है।
आज मैं यदि भारत की बात करूं तो भारत में जो फार्मा का बाजार है, देश में सरकार फार्मा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्वच्छता का दूसरा बजट बना दिया जाए तो लगभग 2.5 लाख करोड़ बैठता है, तो 90,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है और ज्यादातर पैसा लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। आज लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का भारत का, 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का भारत का जो हेल्थ का, फार्मा का व्यापार है, उसके ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत से ये विदेशी कंपनियां लूट कर लेकर जाती हैं। विदेशी में भी फार्मा की कंपनी जो केवल हेल्थ के नाम से, हमारे हेल्थ चेकअप के नाम से, दवाओं के नाम से, लैब टेस्टिंग के नाम से, डॉक्टर की फीस के नाम से लूटा जाता है। अब मैं आपको एक बात सोचने के लिए कहता हूं, आपको आयुर्वेद की महिमा समझ आ जाएगी, योग की महिमा समझ आ जाएगी। आज यदि बात करें, देखिए भारत और अमेरिका की मैं यदि बात करूं तो भारत में आज लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में लगभग 65,000 करोड़ रुपए हेल्थ के ऊपर सरकार खर्च करती थी। अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में हेल्थ के ऊपर 88,66,000 करोड़ रुपए वहां की सरकार खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 88,66,000 करोड़। अच्छा, अभी होता क्या है कि 2009 में जब हम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास नए नए आए थे ना, तो ये आंकड़े हमें समझ नहीं आते थे। तो आपको भी हो सकता है कुछ की प्रोसेसिंग नहीं हो रही हो, कि ये ओवरलैप हो रहे हो, कि ये 88 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। तो ये जो 88 लाख करोड़ रुपए है, ये अपने भारत के पूरे बजट से, जो पूरी सरकार का खर्चा है, उसके 2 गुणे से भी ज्यादा है। 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च है, उससे भी 2 गुणे से ज्यादा अमेरिका केवल स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है। मतलब अपने भारत की आज जीडीपी लगभग 240 लाख करोड़ रुपए है, तो अपने भारत की जीडीपी का लगभग 30%, जीडीपी मतलब इस देश में जितना प्रोडक्शन होता है, जितनी सेवाओं का जितना कुल मूल्य होता है, मतलब देश के अंदर पूरे साल में जितना काम धंधा, सेवाएं, व्यापार हुआ, उसका तीसरा हिस्सा, भारत के बराबर तीसरा हिस्सा अमेरिका अपने लोगों की हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। और कई सालों से खर्च कर रहा है। लेकिन कई सालों से खर्च करने के बाद, अच्छे डॉक्टर रखने के बाद, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के बाद, अच्छी दवाइयां बनाने के बाद, अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से अनलिमिटेड बजट बनाने के बाद, क्या अमेरिका में एलोपैथी से स्वास्थ्य आया? क्या आज अमेरिका स्वस्थ है? अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मानसिक बीमार लोग हैं। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मोटापा है। अमेरिका के अंदर डायबिटीज खूब बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अंदर खूब लोग सुसाइड कर रहे हैं। अमेरिका के खूब लोग पेन मैनेजमेंट करने के लिए अफीम की गोलियां खाते हैं। अमेरिका के अंदर लोगों में खूब हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं। अमेरिका में खूब लीवर बदले जाते हैं, खूब किडनी बदली जाती है। अमेरिका के अंदर खूब लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ठीक होने के लिए, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है और लाखों लोग अमेरिका में हर साल केवल हॉस्पिटल के इन्फेक्शन से मर जाते हैं। तो भारत के बजट का, भारत में 65,000 करोड़ खर्च होता है और अमेरिका में 88 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। इसका मतलब क्या है? 130 गुना ज्यादा खर्च करने के बाद भी क्या एलोपैथी से अमेरिका स्वस्थ हुआ क्या? अब अगर भारत और अमेरिका की हम तुलना करें तो भारत की आबादी 140 करोड़ है और अमेरिका की आबादी कितनी है? 35 करोड़ मान लो, चलो ज्यादा हायर साइड में ले लिया। 35 करोड़ आबादी है, तो 35 करोड़ आबादी पर 88 लाख खर्च हो रहे हैं और 140 करोड़ पर केवल 65,000 खर्च हो रहे हैं 2020 के आंकड़े के अनुसार। तो भी हम देखें तो अमेरिका स्वस्थ नहीं हुआ। अगर एलोपैथी के रास्ते पर चलकर अमेरिका स्वस्थ नहीं हुआ इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो भारत को यदि वो 3250 करोड़ रुपए लूट के मिल जाएं, और आप कल्पना कीजिए, जैसे गणित में हम देखते हैं ना, माना, हमने मान लिया, ऐसे ही आप कल्पना कीजिए कि देश के अब नेता, हमारे जितने भी नेता हैं, वो सब घोषणा करते हैं कि हम अपने क्षेत्र को हेल्थ देने के लिए एम्स खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। करते हैं कि नहीं करते? डॉक्टर ज्यादा बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत के हर जिले में एम्स जैसा हॉस्पिटल खोल दिया जाए, हर गांव में एम्स जैसा हॉस्पिटल खोल दिया जाए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। भारत में अभी 13 लाख एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाए।
जितनी टेस्टिंग की लैब है उनकी संख्या भी बढ़ाकर 10 गुना कर दी जाए। भारत के अंदर अभी लगभग 7 लाख हॉस्पिटल में बेड हैं, आईसीयू के लगभग 70-80 हजार बेड हैं, उनकी संख्या भी 7 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाए और सारा मेडिकल का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, क्योंकि 3250 लाख करोड़ रुपए जो अंग्रेजों की लूट है वो हमें मिल गए। लेकिन इतना होने के बाद भी, हर जिले में हर गांव में एम्स खोलने के बाद भी क्या भारत स्वस्थ बन सकता है? ज्यादा हॉस्पिटल होंगे तो ज्यादा बीमारियां ढूंढी जाएंगी, ज्यादा बीमारियां होंगी तो ज्यादा ऑपरेशन होंगे, ज्यादा लोग दवा खाएंगे, ज्यादा लोगों की किडनी बदली जाएगी, ज्यादा लोगों के घुटने बदले जाएंगे, ज्यादा लोगों के कुल्ले बदले जाएंगे, ज्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशन होंगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो लोगों को स्वास्थ्य कभी भी एलोपैथी से नहीं मिल सकता, लोगों को स्वास्थ्य केवल और केवल आयुर्वेद से मिल सकता है, योग से मिल सकता है। यही हमारा अभियान है। और इस देश के अंदर जो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की आज फार्मा लूट हो रही है, इस फार्मा लूट से भी केवल योग व आयुर्वेद का अभियान बचा सकता है। यह मैंने फार्मा के बारे में बात की। अब यदि मैं ड्रग्स माफिया की बात करूं, नशा माफिया की बात करूं, तो इस देश के अंदर लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं। इस देश के अंदर 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब का प्रयोग करते हैं। और इस देश के अंदर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांजे का सेवन करते हैं, लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अफीमची हैं, और लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी और दूसरी चरस, हेरोइन आदि दूसरी जो केमिकल है उनका नशा करते हैं। तो लगभग 33 करोड़ लोग आज भारत में, लगभग 50 करोड़ लोग किसी ना किसी रूप से नशा करते हैं। और भारत में ये जो नशे की इकोनॉमी है, नशे के कारण भारत में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, बर्बाद होते हैं। ये तो डायरेक्ट बर्बाद होते हैं। इस नशे के कारण जो व्यक्ति अपराध करता है, हिंसा करता है, मारपीट करता है, काम चोरी करता है, जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स कम होते हैं, प्रोडक्टिव ईयर्स खत्म हो जाते हैं, जो हमारे नागरिक निकम्मे बन जाते हैं, बीमार होकर जो बोझ बनते हैं, उनकी बीमारियों के ऊपर जो खर्च होता है वो खर्च इसमें जोड़ा नहीं गया। तो ड्रग माफिया या नशे के माफिया के कारण भारत में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें भारत स्वाभिमान के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से ये ड्रग्स के कारण होने वाले नुकसान को बचाकर देश की नई पीढ़ी को नशा मुक्त करना है, ये हमारा अभियान है। और ये जो नशा मुक्ति का अभियान है, ये सरकारें नहीं कर सकती, ये सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा। मेरे सामने जो आज जोधपुर से जो मंत्री जी आए हुए हैं, मैंने इनसे बातचीत की कि आप मिनिस्टर रह चुके, मंत्री रह चुके, आना जाना, एयर ट्रैवल सब कुछ आपका फ्री है, सब कुछ आपने देख लिया, देश देख लिया, विदेश देख लिया, सत्ता के सर्वोच्च शिखर को देख लिया। एक एमपी होते हुए ये तो बहुत प्रबुद्ध है, सारी विद्वान लोग जानकारियां सारी दे देते हैं, तो सारी चीजों की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। मैंने कहा कि आप इस पूर्णकालिक शिविर में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह क्यों आए? तो इन्होंने कहा कि मेरे मन में एक पीड़ा है, मैं बिश्नोई हूं। एक तो मैं वृक्षारोपण का काम करना चाहता हूं, और दूसरा मैं चाहता हूं राजस्थान के अंदर नशे को सामाजिक स्वीकार्यता, सामाजिक मान्यता मिली हुई है। राजस्थान के अंदर कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई मर जाए तो वो कहते हैं कि अफीम बांटनी जरूरी होती है। किसी ने यदि लाखों रुपए की अफीम और शराब नहीं बांटी तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं नशे की, अफीम की सामाजिक मान्यता को खत्म करना चाहता हूं, नहीं तो ये नशा हमारे देश को खत्म कर देगा। तो ये नशे को खत्म करने का काम भी पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान कर सकता है। तो ये अपने देश के ऊपर विदेशी कंपनियों की लूट, अपने देश के गौरव को, देश के स्वाभिमान को महसूस करना, अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व, गौरव और अभिमान करना। अब आप कहेंगे कि ये इतिहास की बात करने से आज क्या होगा? लूट के लेकर गए, हमें पता है कोहिनूर रानी के मुकुट में है, अभी भी वो प्रदर्शन करते हैं। वो टेम्स नदी के किनारे जो म्यूजियम है, मैं भी जब लंदन गया तो उसको देखकर आया कि हमारा कोहिनूर हीरा है, उसको देखें तो सही कैसा लगता है। उसके अंदर लूट के माल की प्रदर्शनी करते हैं, हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो आज उस चर्चा करने का क्या लाभ है? लाभ है अगर किसी को ये पता हो कि उसके पिता ने शेर मारा है, तो वो शेर नहीं तो भेड़िए को जरूर मार सकता है।
और कोशिश करे तो शेर भी मार सकता है। किसी को पता हो कि उनका कारोबार इतना बड़ा था, उनके पिताजी बड़ी कंपनी चलाते थे, वो अमीर रहे हैं, वो जाहिल अनपढ़ और गवार नहीं रहे हैं, तो हमारे मन में जो गौरव का भाव आएगा वो हमें यह लगेगा कि हम तो इतने धन संपत्ति ज्ञान विज्ञान शिक्षा और सनातन के उत्तराधिकारी हैं, हमें वो पूर्वजों का गौरव दोबारा लौटाना है। लेकिन लौटाने के लिए जो लक्ष्य होगा वो तभी हो सकता है जब हम इतिहास से प्रेरणा लें। तो हमारी जो मानसिक गुलामी है उसको नष्ट करने के लिए कुछ तर्क तथ्य और आंकड़े मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।